नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैरियर में दूसरे लोगों से आगे रहने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे को जॉब नहीं मिल रहा है या दूसरे को जॉब मिल रहा है, ये अपने दिमाग में हमेशा रख के सोच सोच के परेशान नहीं होइए। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे रखे हैं, इसमें कैसे हम अपना प्लस पॉइंट रख के आगे चले बढ़े, उस बारे में आज बात करेंगे। आजकल क्या हो रहा है कि लोग वही पुराने जमाने का जो 10 साल 15 साल पहले एक रिज्यूमे का अपडेट पकड़े हुए हैं, उसी फॉर्मेट में लिख के हम अपना रिज्यूमे डाल दिए। अब क्या रोना रो रहे हैं, अरे हमें तो जॉब के लिए आ ही नहीं रहा है, कॉल जॉब के लिए मिल ही नहीं रहा है, हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा है। ये रोना रो रहा है। एक तो क्या किए, रिज्यूमे बनाने टाइम भी किसी दोस्त को फोन किए, अरे तू अपना रिज्यूमे भेजना, थोड़ा मैं उसमें एडिट करके अपना बना दूंगा। एक तो आपको ये नहीं पता है आप में वो क्या चीज है कि आपको वो कंपनी जॉब देगी। जैसे आप जब भी जाएंगे तो कंपनी वाला एचआर वाला पूछेगा आपसे कि आपको मैं जॉब क्यों दूं, या अगर आपने डिमांड किया है 10 लाख पैकेज का तो आपसे पूछेगा मैं आपको 10 लाख क्यों दूं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका की स्किल्स क्या है, की पॉइंट क्या है, आप सबसे बेहतर, सबसे अलग, यूनिक में किस चीज में है। ये दोस्त का रेज्यूमे मंगवा के उसमें उसको एज अ टेम्पलेट यूज करके उसका नाम हटा के अपना नाम बनाना है। वो वैसे ही हुआ जैसे स्कूल में, अरे तू अपना होमवर्क दे देना, मैं बस थोड़ा सा बदल के लिख दूंगा बोल के एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में बदल के लिखना, उसी की तरह होता है। असल काम वो किया रहता है, आपको मार्क थोड़ा बहुत या उससे कम ही मिल जाएगा, लेकिन आपको असल में जो मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो वही चीज अगर आप यहाँ पर रिज्यूम करेंगे अपने रिज्यूमे में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको यही पता नहीं है कि आपके रिज्यूमे में आप क्या रखे हैं। अगर कोई भी मैनेजर या कोई भी इंटरव्यू लेने वाला आपसे ये पूछेगा कि जरा आपके अपने रिज्यूमे के बारे में बताइए, या आपके रिज्यूमे में जो नहीं है वो हमको बताइए, तब आप क्या करेंगे? आप तो कॉपी किए हैं। तो ये चीज नहीं कीजिए। और इसीलिए आप अपना रिज्यूमे खुद बनाइए, और इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आप अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए। अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाने के लिए आप एसईओ के प्रैक्टिस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा सीखिए, और किन किन कीवर्ड्स को ज़्यादा चुना जाता है एसईओ सॉफ्टवेयर्स में, उन शब्दों को अपने रिज्यूमे में हाईलाइट कीजिए। और रिज्यूमे फॉर्मेट्स के लिए भी वही पुराना सीवी वाला या रिज्यूमे वाला नहीं यूज कीजिए जो आप 15-20 साल पहले या 10 साल पहले स्कूल में सीखे थे। अभी बहुत आगे बढ़ चुका है दुनिया, और उसके लिए बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जैसे आप गूगल डॉक्स खोलेंगे तो गूगल डॉक्स पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलता है। वो टेम्पलेट में आप एक मेडअप लैंग्वेज देखते हैं, वो मेडअप लैंग्वेज को हटाकर उस टेम्पलेट को यूज करके आप अपना बना सकते हैं जिस तरह चाहिए उस तरह। और ये सब मॉडर्न और कॉन्टेम्पररी डिजाइन है। और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आपको रिज्यूमे बना के देंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ के। यही नहीं, कुछ पेड रिज्यूमे सर्विसेज भी रहते हैं जो आपके रिज्यूमे बिल्डिंग में आपकी सहायता करती है, और अच्छा क्वालिटी और अच्छा ग्राफिक डिजाइन टेक्निक्स यूज करके आपको रिज्यूमे बना के देते हैं। तो इस तरह आप अपने रिज्यूमे को अपडेट करके रखिए। ये नहीं कि खोल के देखे तो एक कोई आंसर शीट या बुलेटिन बोर्ड देखने जैसे नहीं लगे। आप ये मत सोचिए कि उधर मैनेजर या रिक्रूटर, एचआर या कोई भी प्रिंसिपल बैठ के आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है। कोई इंसान नहीं पढ़ रहा है उधर, ना कोई इंसान का बच्चा पढ़ रहा है। उसे अब क्या पढ़ रहा है, मशीन, एआई, जो टेक्नोलॉजी आजकल आ चुका है। आप जो कीवर्ड्स लिखेंगे, अगर आपने आप तो अब वेबसाइट पर डाल रहे हैं अपना रिज्यूमे, ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जेरोक्स कॉपी जाकर दे रहे हैं। तो उस टाइम उसको कौन सर्च कर रहा है, उन लोग के पास बहुत सारा आया रहता है। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही वैकेंसी 300 आदमी का है और भर रहे हैं 30 लाख आदमी, उधर भी वही है, प्राइवेट सेक्टर में भी। तो वो लोग कैसे फिल्टर करते हैं, की स्किल्स को डालते हैं कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मैं ये की स्किल्स डालूंगा, कीवर्ड डालूंगा और फिल्टर होके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज बताना जरूरी है। आप नौकरी, लिंक्डइन
इंडीड या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते वक्त वो अपने एप्लीकेशन के साथ आपका रिज्यूमे भी रिक्रूटर के पास जाता है और उसको हज़ारों में मिलता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, या तो उसी ऐप से मिला रहता है सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म, या कहीं और से मिला रहता है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके रिज्यूमे को पार्सिंग करता है। पार्सिंग मतलब उसको तोड़ फोड़ के जो जो कीवर्ड्स है वो सबको एक ग्रुप में बना के, आपका एक्सपीरियंस एक साइड, आपका एजुकेशन एक साइड, ये पूरा बना के रिक्रूटर को दे देता है। फिर रिक्रूटर क्या करता है, उसमें फिल्टर डाल लेता है। उसमें फिल्टर डाल के जितने उसको सही लगता है तो वो सब टॉप में जो दिखता है उन्हीं रिज्यूमेस को चुनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाने के लिए आप एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी में आपका रिज्यूमे अगर अपलोड करेंगे तो चैट जीपीटी आपको बताता है कि क्या इधर नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, क्या ऐड कर सकते हैं अपने आपके रिज्यूमे को टॉप में रखने के लिए। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस यूज करके अपने रिज्यूमे कोई भी सर्च में टॉप आने जैसे आपको बनाना होता है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रेशर है, आपका मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे कितना में जॉब मिलेगा, कितना पैकेज मिलेगा, 10 लाख या 15 लाख, लेकिन एक कोई कंपनी है जो आपको 20 लाख ऑफर दे दिया, आप आंख बंद करके ज्वाइन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, 1 ईयर के अंदर ही 2-3 मंथ काम करने के बाद आपको फायर कर दिया, मतलब हायर भी किया, फायर भी किया। अब आप खुद को डिमोटिवेट कर लेंगे, खुद अंडर कॉन्फिडेंस चले जाएंगे कि अरे मेरे में उतना टैलेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है उस कंपनी को 100 करोड़ का कहीं से फंड मिल गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब वो आंख बंद करके एचआर सब मास में उठा लिया। थोड़े दिन के बाद उसको लगा कि अरे इतना आदमी क्या कर रहा है बैठकर, इतना तो हमारा लॉस जा रहा है, इतना आदमी कोई काम का नहीं है और हमारा जो कंपनी है वो डाउन हो रहा है, लॉस में जा रहा है। तो वो क्या करता है, जिस तरीके से मास में हायर किया रहता है वैसे ही थैंक यू बोल के फायर भी कर देता है। अब आप उस चक्कर में या तो आप फ्रेशर में ज्वाइन कर लिए या फिर किसी और कंपनी में आप काम कर रहे थे, उधर आपको 10 लाख मिल रहा था, हाइक के बाद 13 लाख या 12 लाख मिलने वाला था, लेकिन आपको ये दूसरे कंपनी से आपको ऑफर मिल गया था 20 लाख, आप फटाक से उसमें ज्वाइन कर लिए। ये नहीं देखे कि वो कितने ईयर से इस्टेब्लिश्ड है कंपनी, वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका आप गूगल कर लीजिए उस कंपनी के बारे में और देखिए कि उसका कैसे चल रहा है बैकअप में। उस जगह आप ज्वाइन कीजिए, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो या फिर कोई कॉरपोरेट हो या कहीं भी, आप पहले चेक कीजिए। गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है, इतना पीछे पड़े रहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कि हमने एमएड कर लिया है, बीएड कर लिया है, अब चपरासी का भी जॉब मिल जाए, रेलवे का ग्रुप डी का भी जॉब मिल जाए, हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पेरेंट्स लोग किए रहते हैं यही गवर्नमेंट जॉब। अब उनके पास बैकअप तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस को मान लीजिए 100 में वो अपने से 10% भी वो बिजनेस में किए, अब अपने बेटा बेटी को वो बिजनेस में लगा देंगे, 10% से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने तो किया 9 to 5 जॉब, अब वो सोच रहे हैं हमारा बेटा बेटी क्या करेगा। उन्होंने अब फिर से उसके पीछे डाल दिया, यूपीएससी कर लो, रेलवे निकाल लो या फिर कुछ भी हाई आईपीएस आईएएस बन जाओ। अब उसमें आपको कुछ नहीं भी हो रहा है, ठीक है, आप अब बोलेंगे आप नीचे लेवल का भी कुछ भी कर लो। जब आप ज्वाइन किए तो आप जब वहाँ गए तो आपको वो जॉब इन्वायरमेंट नहीं अच्छा लग रहा है, आप वहाँ रह नहीं पा रहे, सुकून नहीं है, तो वैसा जॉब से कोई फायदा नहीं है। जहाँ आपको सुकून मिले, जो जगह आपको सुटेबल हो, वहीं जॉब जाना चाहिए। एक तो ये गवर्नमेंट जॉब का अंधाधुन एकदम पीछे पड़े रहते हैं, वो बदलना चाहिए। हाँ, एक टाइम था 70s 80s 90s तक भी इंडिया ओपन नहीं था, तो ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज नहीं रहते थे, ज़्यादा प्राइवेट जॉब्स नहीं रहते थे, और जो थोड़ा अच्छा लाइफ जी पाते थे वो गवर्नमेंट जॉब वाले ही थोड़ा जी पाते थे, और अपना बिजनेस भी ज़्यादा चमकता नहीं था, और उसके लिए कॉरपोरेट लॉस उतना अमेंडेड होके फ्री मार्केट वाला सिस्टम नहीं था। तो ये सब के वजह से उस टाइम में हाँ गवर्नमेंट जॉब अच्छा था, और उस टाइम में जो गवर्नमेंट नौकरी से ही भलाई होता है वाला मेंटालिटी जो है, वो अब 21वीं सदी में हम 2025 में आ चुके हैं।
इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स होके 35 साल हुआ है, फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब ही अच्छा है वाला स्टिग्मा जो है वो अभी भी वैसे ही है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। अभी इतने सारे प्राइवेट कंपनीज है, इतना बड़ा मार्केट हो चुका है, इतना सारा टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में एडवांसेस हो चुके हैं कि आप कोई भी फील्ड को चुनकर अपने फील्ड में लाखों में करोड़ों में कमा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के जॉब आपको सिक्योरिटी देता है या एक ही टाइप के जॉब आपको स्टेबिलिटी देता है। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि जो सेटल हो जाता है वो अब आगे नहीं जा पा रहा है। ऐसे सोचिए कि कोई पानी को लेके एक बाल्टी में रख के छोड़ देंगे तो क्या होता है? तो इसको स्टैग्नेंट बोलते हैं। ये स्टैग्नेंट हो जाना जो है वो आपके ग्रोथ को रोक देता है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आप अपने फील्ड में जो भी कर रहे हैं उसमें भले ही जॉब सिक्योरिटी नहीं हो, फिर भी आप अगर उसमें से निकल गया या उस बिजनेस आपका डूब गया तो आप फिर से जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सीख है, आपके पास नॉलेज है, उसके साथ सीख रहे हैं। अगर कोई कंपनी आपको हटा देता है कोई भी रीजन से, ले ऑफ कर दिए है कोविड के टाइम, ले ऑफ कर देते हैं लॉसेस देख के, ये सब करते में लॉसेस करके में चाहे कंपनी अपना बेनिफिट के लिए भी या ओनर्स अपने बेनिफिट के लिए आपको हटा सकते हैं। आपकी कमी नहीं रहता है, वो आप अपने आप पे नहीं लेना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो इसको लेके आप दूसरे जगह फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं और वो कोई खराब चीज या गलत चीज नहीं होता है। ये आपको पता रहना है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी ग्रोथ होता है। ये आप सब जगह देखते होंगे, व्हाट्सएप के गुड मॉर्निंग मैसेजेस में देखते होंगे या इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स पे देखते होंगे कि कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं रहता है, लेकिन ये चीज सच है। जहां आदमी कंटेंट होके बैठ जाता है वो आदमी ग्रो करने की कोई भी कोशिश नहीं करता है, सीखने की कोई भी कोशिश नहीं करता है, और जब समय आगे चला जाता है वो वही रुक जाता है, और जो रुक जाता है वो बस नहीं चढ़ पाएगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर हमेशा नया नया चीज को सीखते रहिए। एक चीज नहीं तो 10 चीज सीखिए। अपने ही फील्ड में नहीं तो बाकी फील्ड्स का भी सीखिए और उसको अपने फील्ड में कैसे यूज कर सकते हैं ये ट्राई कीजिए। इसके वजह से आपका थिंकिंग बढ़ जाता है और आपका एम्प्लॉयबिलिटी और आपका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। एज अ फ्रेशर आप कहीं ज्वाइन कर लिए हैं या फिर आपका सेकंड थर्ड ही जॉब है, तो आपको क्या करना है, साइड से जैसे आप कुछ हसलिंग कीजिए, कुछ साइड बिजनेस कीजिए या कहीं भी अपने आप को अपग्रेड, अप स्किल कुछ भी करते रहना चाहिए। जैसे हम एक गाड़ी भी लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, सो डैट हमें रात में अच्छे से नींद आ जाए, ऐसा टेंशन नहीं रहे। तो अपने आप के लिए कुछ क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये भय नहीं रहे कि क्या होगा अगर हमें इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। इस भय में बिल्कुल नहीं रहना है, हमें अपने आप को सिक्योर करना है। मान लीजिए आपको जो इतना खुश नहीं रहना, सहमा सहमा सा रहना, ये क्यों है? अगर आपको मान लीजिए कहीं से 5 करोड़ दे दिया जाए, फिर आपको कोई डर नहीं रहेगा कि आपके बच्चे का क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपके बुढ़ापा का क्या होगा, आपका हेल्थ का क्या होगा। ये सब क्यों है? पैसा के लिए। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आप मान लीजिए वो 25 to 35 एज के बीच में आपको लगेगा कि भाई सबसे ज्यादा तो पैसा ही है मतलब का। रिश्तेदारी ये वो बवाना ढिमकाना वो सब बाद में आता है, लेकिन पैसा है इम्पोर्टेंट। तो हमें ये मान के चलना है और अपने आप को उस तरीके से सिक्योर करके रखना है। और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो टाइम के साथ अपने आप को और अपने प्रैक्टिसेस को अपडेट कर रहा है या नहीं ये भी देखना है। कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, वो नया टेक्नोलॉजी को आपका कंपनी अडेप्ट किया है कि नहीं, या कोई नया टेक्निक आया है, कोई नया प्लेटफॉर्म आया है, उसको आपका कंपनी अडेप्ट करके अपने प्रोसेसेस में इंक्लूड कर रहा है कि नहीं, ये देखना होता है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में एडी मॉडल बोल के एक मॉडल है, बहुत पुराना है, लगभग 7-8 डिकेड से उसी को यूज कर रहे थे, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड एंड वेरीफाइड मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में अपना कोर्सेस डिजाइन करने के लिए। लेकिन रिसेंटली एक 1 और 2 डिकेड्स पहले एक और मॉडल आया है, सैम मॉडल करके। ये
डेवॉप्स की तरह एक अजाइल सिस्टम को यूज करता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। एडी मॉडल में क्या होता है, एवेल्युएशन लास्ट में आता है। सैम मॉडल में क्या होता है, हर स्टेप में एवेल्युएशन होता है, हर स्टेप में आइटरेशन होता है। तो ये चीज नया आया है। कुछ कंपनीज क्या किए या कुछ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स क्या किए कि हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, इसी में हम बहुत सालों से अपना काम कर रहे हैं, इसी को चला रहे हैं, हम इसी को चलाते रहेंगे, सैम कोई टिकने वाला चीज नहीं है बोल के एडी में एकदम स्टिक रह गए। लेकिन जो कंपनीज और जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर सैम पे आ गए वो बहुत आगे जा पाए और उनका काम ज्यादा एफिशिएंट हुआ और उतना ही कम बार उसका परफेक्शन करने में कम पैसा लग गया। तो ये क्या दिखाता है हमें, जो भी टेक्नोलॉजी या टेक्निक नया आता है उसको अडेप्ट करके आगे जाना चाहिए। ये चीज बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी देखते हैं। जो अंग्रेज लोग हमारे लिए बोर्ड वाला क्लासरूम देखे गए हैं उसी में अभी तक अटके हुए हैं। नहीं, नया टेक्नोलॉजी आया है। प्रोजेक्टर्स बोल सकते हैं आप कि क्लासरूम में प्रोजेक्टर रख के दिखा रहे हैं, नहीं, क्लासरूम में प्रोजेक्टर रख के दिखाना भी 10-15 साल 20 साल पुराना है। अभी आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरैक्टिव बोर्ड्स आए, इंटरैक्टिव टीवीज आए जिसमें कि टीचर्स अपना ऐसे जूम कर सके, कम छोटा कर सके, ये सब करके दिखाए, वो भी पुराना हो गया है। वो प्री कोविड आया था उसी टाइम उसका चला है, कोविड के टाइम चल गया। आगे एआर आया है, ऑगमेंटेड रियलिटी, आगे जाकर मेटा आने वाला है। ये सबको अडेप्ट करना है। ये अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा है तो वो आपको या अपने आप को फ्यूचर रेडी नहीं बना रहा है। इन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। आप कोई भी कंपनी में या किसी भी फील्ड में काम करते रहे, आपको ये देखना है कि नया टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज जो भी आ रहा है वो अपना कंपनी यूज़ कर रहा है कि नहीं। वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने कंपनी में और अपना कंपनी उसको इंट्रोड्यूस करने में रिजिड रहा, नहीं करेंगे बोल के, तो आप वहाँ जा भी सकते हैं जो उस तरह की एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।